ऑलराइट गाइस, अब देखिए अपन आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 6 से अपना जर्नल मीटिंग्स का। सो बेसिकली क्या बोलता है ये, चालू है ना रिकॉर्डिंग। नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड रूल 18 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। अपन ये नहीं पढ़ा था, यहाँ से अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बोलता है नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है कि अब आप लोग को जो फिजिकल नोटिस हम लोग भेजते हैं तो वी नीड टू सेव पेपर। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फिजिकल नोटिस टू यू, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या करेंगे, नोटिस भेजना चालू कर देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग नोटिस भेजना चालू कर देंगे। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। किसके हिसाब से? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। और आपको पता है रूल्स वर्ड यूज करा है, यूज्ड वर्ड रूल्स, रूल्स वर्ड मैंने यूज करा है। तो रूल्स का तो मतलब आपको पता ही है। रूल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द एक्ट। इस एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया उसे रूल्स कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है उसे रूल्स कहते हैं। अदर अथॉरिटीज लाइक सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, वो बनाते हैं, उसको रेगुलेशंस कहते हैं। तो किसी भी एक्ट में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नड एक्ट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नड एक्ट होता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। और अगर वो अदर अथॉरिटी गवर्नड एक्ट होता है तो उसमें अदर अथॉरिटी रेगुलेशंस बनाती है। तो रूल्स बनाने की पावर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रेगुलेशंस इश्यू करने की जो पावर होती है वो अदर अथॉरिटीज के पास होती है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, रूल बना दिया। रूल 2014 के अंदर आया रूल 18 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, द कंपनी में सर्व द नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द फॉलोइंग मैनर। इन फॉलोइंग मैनर, इस मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे आपको, ठीक है, नोटिस भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अगर आसान भाषा में समझो तो आपके ईमेल आईडी पे नोटिस आ जाएगा, खत्म बात। तो जिन्हों के ईमेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास लिखे हुए हैं, कंपनी उनके ईमेल आईडी पे नोटिस भिजवा देगी। समझ आ गई क्या बात? मेरे पास जितने भी नोटिस आते हैं सारे के सारे मेरे मेल आईडी पे आते हैं। ऑलराइट, क्या लिखा है इसमें? अ कंपनी may give notice through electronic mode. The expression electronic mode shall mean any communication sent by a company through its authorized and secured computer program which is capable of producing confirmation and keeping record of such communication addressed to the person entitled to receive such communication of at the last electronic mail address provided by the member. ये क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है कि कंपनी कम्युनिकेशन भेजेगी किसी ऑथराइज्ड और सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। ऐसा कंप्यूटर को कंपनी को क्या करना पड़ता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनवाने पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी नॉर्मल ईमेल आईडी पे, ठीक है, साइबर कैफे में सुनिए 4 लोगों को मेल कर देना यार, ठीक है, कंपनी के किसी बंदे को यार ये 4 लोगों को मेल कर देना, ऐसे नहीं होगा। कंपनी का एक डिपार्टमेंट होगा, एक सिक्योर डिपार्टमेंट होगा जहां पे किसी की भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होगी। उस डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी के लोग क्या करेंगे, इस तरीके का काम, ठीक है, हैंडल करेंगे। समझ आई बात? आगे लिखा है विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन। कंफर्मेशन की उनके पास मेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी भी कंपनी को कंफर्मेशन आ जाती है कि मेल रिसीव हुआ, उसने किया कि नहीं करा, ठीक है। एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पर्सन, और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि इतने लोगों ने मेल देख लिया है, इतने लोगों के पास मेल पहुंच चुका है, इतने लोगों के पास मेल नहीं पहुंचा है। पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच कम्युनिकेशन एट द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, और जो भी उनका लास्ट ईमेल आईडी प्रोवाइडेड था हमें, उसके ऊपर उनके पास मेल जा चुका है कि नहीं जा चुका, ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसा सिक्योर सिस्टम कि वो वेरीफाई हो जाए कि उनके पास मेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस तरीके का एक सिक्योर सिस्टम हमें यहाँ पे मेंटेन करना होता है। A notice may be sent through email as a text or an attachment to email or as notification providing electronic link or uniform resource locator for accessing such notice। मतलब बकवास, बहुत सिंपल। मेल आईडी पे आपने मेल ओपन करा तो पूरा नोटिस खुल गया। दूसरा बोलता है अटैचमेंट के जैसे भेज दिया, आपने उस पर क्लिक करा, डाउनलोड हुआ और फिर ओपन हुआ लाइक पीडीएफ। और तीसरा बोलता है कि आपने लिंक भेज दिया, उसने लिंक पे क्लिक करा, फिर उसको लिंक पे गया तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके ओपन हुआ, या कहीं ऐसा कोई रिसोर्स था जहां पे कंपनी ने डेटा सेव करा गया था, उसने ओपन करके वहां से रीड कर लिया। समझ रहे हो? आपने किया होगा इस तरीके का काम, तीनों ही काम किए होंगे आपने मेल पे, कि आपने मेल डायरेक्ट मेल ओपन करा तो मेल पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मेल पे अटैचमेंट आया हुआ है, आपने अटैचमेंट को डाउनलोड करके देखा, और तीसरा होता है कि मेल ने आपको किसी और लिंक के थ्रू कहीं और भेज दिया, और वहां पे अपने वेबसाइट पे या कहीं और रिसोर्स जहां पे भरा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है, वहां जाके आपने उसे वेरीफाई कर दिया। समझ आई बात? द ईमेल आईडी
shall be addressed to the person entitled to receive such email as per records of the company or is provided by the depository. The company shall provide an advance opportunity at least once in financial year to the member to register his email address and changes therein, and such request may be made by only those members who have not got their email ID recorded or update a fresh email ID and not the members whose email IDs are already registered. ये बोलता है कंपनी साल में सबको एक बार अपॉर्चुनिटी देगी कि जिन जिन के ईमेल एड्रेसेस हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है या जो ईमेल आईडी अपडेट करना चाहता है वो हमारे पास ईमेल आईडी आके अपडेट कर दे, हम इन्फॉर्म कर दे, हम उसकी ईमेल आईडी अपडेट कर देंगे और उसी ईमेल आईडी पे नेक्स्ट टाइम से नोटिस सर्व करे जाएंगे। ओके ये उनके लिए है जिनका ईमेल आईडी हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए नहीं जिनका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, ऐसा ये बोलना चाहता है लास्ट लाइन के अंदर। लॉ की भाषा, लॉ की लैंग्वेज बताऊं मैं आपको, ठीक है। ये बोलता है एंड नॉट फ्रॉम द मेंबर्स हुज ईमेल आईडीज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। अच्छा, ईमेल में जो भेजा जाएगा उसमें क्या क्या आएगा, कंपनी का नाम, नोटिस किस टाइप की मीटिंग है, प्लेस बताएगा, डेट बताएगा, कब मीटिंग है, समझ गए क्या? ओके। The notice of the general meeting of the company shall be simultaneously placed on the website of the company. कंपनी की वेबसाइट पे भी प्लेस करा जाएगा। If any and on the website as may be notified by the central government. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हें आरओसी की वेबसाइट पर अपलोड करना है, सेबी की वेबसाइट पर अपलोड करना है, कहीं पे भी कोई और अगर वेबसाइट बता देता है तो वहां पे भी अपने क्या कर देंगे, इसको अपलोड कर देंगे। समझे बात को? ठीक है। तो नोटिस सर्व करने के क्या क्या तरीके हो गए? I'll send you notice on email ID, registered email ID. If you are not registered with us, ठीक है, विद योर करंट ईमेल आईडी, और अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ईमेल आईडी को अपडेट करवा सकते हो, फिर भी आपने अपना ईमेल आईडी अपडेट नहीं करवा रखा, हमारे पास नहीं लिखा आपका ईमेल आईडी, तो भी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम ये कर सकते हो कि मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा और किसी दूसरी वेबसाइट पे डाल दूंगा और वहां पे आप अपडेट कर लेना, वहां से आप नोटिस देख लेना। समझ आ गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। कौन कौन से लोग नोटिस रिसीव कर सकते हैं, किन किन लोगों को नोटिस सर्व करा जाएगा, कौन कौन से लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। तो देखिए, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस में दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 101 सबसेक्शन 3, नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज मेंबर और असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर। ठीक है, हर मेंबर को दिया जाएगा, मेंबर की डेथ हो गई, फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, तो उस केस में उसका जो ऑफिशियल असाइनी होता है, जो कोर्ट ने अपॉइंट करा है कि तू उसके एसेट्स को बेच, उसको नोटिस भेजा जाएगा। 3 लोग को नोटिस मिलेगा। पहला कौन है? मेंबर को, जिंदा है तो, मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके, ठीक है, जो भी असाइनी है, ठीक है, उसको दिया जाएगा। कंपनी के ऑडिटर को हमेशा नोटिस मिलेगा, कंपनी का ऑडिटर मीटिंग में जाएगा, कंपनी के हर डायरेक्टर को नोटिस मिलेगा। समझ गए क्या? A private company which is not a subsidiary of a public company may prescribe by its articles person to whom notice should be given। और प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में देख सकती है किन किन को नोटिस जाएगा, किन किन को नहीं जाएगा। It does not always follow that all the members are entitled to receive notice of the meeting. The articles frequently provided preference shareholders shall not be entitled to receive notice and vote at the general meeting of the company except in certain circumstances। ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि हम हर मेंबर को नोटिस भेजें। कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम ना तो नोटिस देंगे और ना ही वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट जब तक उनके राइट्स, ठीक है, वो हम क्या नहीं करते थे, इन्फ्लुएंस नहीं करते थे। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को इन्फ्लुएंस कर दिया तो ही हम क्या कर पाएंगे, तो ही हम, ठीक है, इसको मतलब, तो भी हम मतलब अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स को ऑल्टर कर दिया, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, कंपनी में कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ऐसा लगता है कि उनके राइट्स को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, ऑल्टर किया जा रहा है, उनको टाइमली डिविडेंड नहीं दिया जा रहा, उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा, देन इन सच ए सिचुएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑल्टर, मतलब उनको मीटिंग में आने का राइट मिल जाएगा, मीटिंग में वोट करने का राइट मिल जाएगा, until otherwise then they will not get any chance or any right to attend meeting or vote at meeting। समझे? Okay। This is a statutory obligation to send notice to preferential holders when their dividend is in arrears for more than a certain period। ये बोलता है कि अगर उनका डिविडेंड नहीं मिला उन्हें तो ये लीगल हो जाएगा कि उनको नोटिस भेजा जाएगा, अदरवाइज नहीं। This obligation arises from the fact that preferential holders whose dividend are in arrears are entitled to attend and vote at the meeting। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर उनको राइट नहीं मिला, मतलब उनको डिविडेंड टाइमली नहीं मिला,
तो मीटिंग अटेंड करना आएंगे, मीटिंग में वोट करेंगे, अदरवाइज दे नॉट कम इन द मीटिंग। समझ गए क्या? तो क्या बोलता है, कौन कौन राइट, किस किसके पास राइट है, एक बार रिपीट करेंगे। कंपनी के मेंबर के पास, मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, और अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसके ऑफिशियल असाइनी के पास। दूसरा बोलता है कंपनी के ऑडिटर को, कंपनी के डायरेक्टर को, हर इन दोनों को दिया जाएगा। तीसरा बोलता है कंपनी के प्राइवेट कंपनी चाहे तो और डिसाइड कर सकती है किसको नोटिस देना है किसको नहीं देना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नोटिस तभी दिया जाएगा जब उनका डिविडेंड अरियर में है, उनका पेमेंट नहीं हुआ, अदरवाइज उनको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दे हैव नो राइट टू कम इन मीटिंग एंड वोट इन मीटिंग। समझ गए क्या? बोलिए, कोई डाउट है तो? नहीं है तो आगे बढ़ो। आगे लिखा है इसमें, the non-receipt of notice or accidental omission to give notice to any member shall not invalidate the proceedings in the meeting। एक बात बताता हूँ मैं आपको, सुनो। मैंने आपको चला के नोटिस नहीं दिया, मैं गुस्सा हूँ आपसे, नाराज हो गया, कंपनी नाराज है आपसे, आपको कंपनी ने नोटिस नहीं दिया, आप अकेले बंदे चाहो तो मीटिंग को कैंसिल करवा सकते हो, इनवैलिडेट करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? मीटिंग को इनवैलिडेट करवा सकते हो। यू विल बी लाइक वी हैव राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग, और कंपनी ने भेजा नहीं तो कंपनी की गलती है, कंपनी की जो मीटिंग है वो इनवैलिडेट होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या? बट कंपनी ने भेजा था आपको नोटिस, बट आपको नोटिस इसलिए नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा था, या फिर आपने ईमेल आईडी गलत लिखवा रखा था। कंपनी ने आपको नोटिस भेजने की कोशिश करी, आपका घर नहीं मिला, या कंपनी ने भेजने की तो कोशिश करी, बट कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, कंपनी ने चला के ऐसा नहीं करा कि कंपनी ने चला के ओमिट करने की कोशिश करी हो, तो उस कंडीशन में मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगी, मीटिंग विल बी वैलिड। However, omission to serve notice on a member on the mistaken ground that he is not a shareholder cannot be said to be an accidental omission। मतलब हमें लगा कि वो शेयर होल्डर नहीं है इसलिए हमने नोटिस नहीं भेजा, बल्कि वो मेंबर है। तो होता क्या है कि यार आपको लगने से कुछ नहीं होता, अगर वो कंपनी का मेंबर है तो ही शुड बी सर्व नोटिस, उसके पास नोटिस जाना चाहिए। Accidental omission means that omission must not only be designated but also not deliberate। ठीक है, ये बोलता है कि आपने जो गलती करी है वो डेलिबरेट नहीं होना चाहिए। डेलिबरेट मतलब चला के नहीं भेजा। मैंने कहा ना कंपनी नाराज थी इसने नोटिस नहीं भेजा, चला के नहीं भेजा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आप गलती से भूल गए नोटिस है ना, दैट इज ओके, चला के नहीं भेजा इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑलराइट। Notice to directors and other specified persons under Secretarial Standard 2। अब ऐसे Secretarial Standard 2 क्या बोलता है इसके लिए? Excuse me। Secretarial Standard 2 provides that where the company has received intimation of death of member, the notice of the meeting shall be sent as under। अगर डेथ हो जाती है मेंबर की, नोटिस कैसे भेजा जाएगा? Where securities are held singly to the nominee of the single holder। अगर एक बंदे के पास है तो उसके नॉमिनी के पास चले जाएंगे। Where securities are held by more than one person jointly and any joint shareholder dies, तो फर्स्ट होल्डर के पास चले जाएंगे। मतलब ऐसा हुआ, एग्जांपल समझो कि ऐसा समझते चलो, अकेला होल्डर है एक्स, एक्स की डेथ हो जाती है, उसका नॉमिनी है वाई, वाई के पास चला जाएगा। समझ गए क्या? दो मेंबर्स हैं एक्स और वाई, और वाई की डेथ हो जाती है, वाई की क्या होगी? डेथ होगी, तो फिर किसके पास जाएगा? सारे के सारे नोटिस सिर्फ एक्स के पास, सिर्फ एक्स के पास। Where securities are held by more than one person jointly and all the joint holders die। ये बोलता है जॉइंट होल्डर्स है, एक्स है और वाई है, और दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों की क्या हो जाती है? दोनों की डेथ हो जाती है। वो डाई, दोनों की डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, उस कंडीशन में दोनों के नॉमिनी के पास, मान लो जेड। समझ आ गया? In the absence of nominee of the member or joint members, the notice shall be sent to legal representative of the deceased member or joint members। ये बोलता है कि अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाएगा, खत्म बात। जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बेटा होगा, वाइफ होगी, उनके पास चला जाएगा। वैसे तो आजकल ये नॉमिनेशन का फॉर्म भरना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। हाँ जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेकेंडरी है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो तब आएगा जब नॉमिनी फॉर्म में नहीं होगा। नॉमिनी है तो नॉमिनी के बाद ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है। मतलब नॉमिनी अगर आपने भर रखा है तो सब कुछ नॉमिनी के पास ही जाएगा, बट नॉमिनी अगर आपने भरना भूल गए, नॉमिनी ही नहीं भरा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा। समझ गए? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, इंसॉल्वेंसी केस में किसको जाता है? असाइनी को। इन केस दी मेंबर इज ए कंपनी, ठीक है, तो किसको जाएगा? अगर मेंबर कंपनी है और मेंबर ही बंद हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो नोटिस शैल बी सेंट टू इट्स लिक्विडेटर। किसको जाएगा? नोटिस शैल बी सेंट टू इट्स लिक्विडेटर।
जैसे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो असाइनी आता है ना, कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेटर आता है। कौन आता है? लिक्विडेटर आता है। Thus notice shall be given to the, अब देख लो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से नोटिस किसके पास जाएगा? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से नोटिस आएगा मेंबर को, नॉमिनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज मेंबर, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट, ऑडिटर, डायरेक्टर, डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टीज के पास भी जाएगा जिन्होंने, डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं? जब डिबेंचर कंपनी ने इशू कर रखे ना, तो डिबेंचर की सिक्योरिटी के लिए कि डिबेंचर के ऊपर कोई दिक्कत ना है, उसके लिए हमें ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे मंदिर को संभालने के लिए मंदिर के ट्रस्टीज होते हैं ना, उसी तरीके से किसी भी इस तरीके के चैरिटेबल ट्रस्ट को संभालने के लिए उसके ट्रस्टीज होते हैं। उसी तरीके से डिबेंचर्स के साथ कभी धोखा ना हो जाए तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है? यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं। उनको लिक्विडेटर, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, बाउंड अप नहीं है, दिस इज WOUND, बाउंड अप, ठीक है, वाइंडिंग अप हो रहा है, अदर स्पेसिफाइड पर्संस। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब याद करने की कोशिश करो, मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी बताया था। होता क्या है, जब कोई कंपनी क्या करती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहती है या कोई स्पेशल बिजनेस को डिस्कस करना चाहती है। क्या डिस्कस करना चाहती है? स्पेशल बिजनेस को। आपको पता है दो बिजनेसेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा होता है स्पेशल बिजनेस। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या होता है, स्पेशल बिजनेस का मतलब क्या होता है, देखना। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या होता है वो देखिए। 4 बिजनेसेस ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और ये 4 बिजनेसेस कहां डिस्कस करे जाते हैं? एजीएम के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करना, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और ऑडिटर्स को अपॉइंट करना। ये 4 तो होते हैं आपके पास ऑर्डिनरी बिजनेस। वीडियो में है ना, देख रखे आपने वीडियोस में, और बाकी तो पढ़े रखा होगा, ये तो पता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर कोई सा भी बिजनेस है, इसके अलावा अगर कोई सा भी बिजनेस है तो सब क्या आ जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। किसमें आ जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है, कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है, ठीक है। कंपनी को लोकेशन चेंज करनी है अपनी, कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, शेयर्स इशू करना है, तो कोई भी इस तरीके का काम होता है उसको क्या कहा जाता है? स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? एजीएम के अंदर। अगर इनकी बातें भी अगर अपन किसी ईजीएम के अंदर करेंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस, हर स्पेशल बिजनेस के लिए भले ही वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, इसके साथ जो नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना जरूरी है। क्या भेजना जरूरी है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना जरूरी है। So with every notice there should be sent an explanatory statement containing the details about the meeting to be convened। क्या-क्या डिस्कशन होंगे, क्या-क्या बातें होंगी, उनके बारे में डिटेल होगी इसके अंदर। तो बोलता है स्टेटमेंट टू बी annexed to notice explanatory statement। क्या बोलता है? Section 102 requires that a statement detailing the material facts of the businesses to be transacted at special business be annexed to the notice of the general meeting। ठीक है, तो इसके साथ एक नोटिस के साथ क्या करा जाएगा? नोटिस क्या करा जाएगा? अटैच करा जाएगा। नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स होगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ओके, क्या क्या बातें डिस्कस कर लेंगे। कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देखना। अब ये इसमें क्या क्या जाता है? इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग, अ स्टेटमेंट सेटिंग ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स शैल बी नेक्स्ट। क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स होंगे वो देखेंगे। पहला, द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज, इन एनी रेस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ एवरी डायरेक्टर, एवरी अदर केएमपी, रिलेटिव्स ऑफ रिलेटिव्स और डायरेक्टर, मैनेजर एंड केएमपी। ये बोलता है कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है, मतलब कंपनी का जो कंपनी डिस्कशन करना चाहती है जिस बारे में, उसके अंदर जैसे एक्स कंपनी, हमारी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और हम लोग किसी वाई लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किससे? वाई लिमिटेड से हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
एक्स और वाई के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो वी आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई लिमिटेड। हम लोग किसी वाई लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं। किसके अंदर, वाई लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं। आप समझ रहे हो बात को, मैंने क्या बोला, हाँ या नहीं? सो एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है और वाई लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती है। तो बोलता है नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ, मतलब क्या नेचर है, क्या इंटरेस्ट है हर डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का या उनके रिलेटिव्स का इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब क्या जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है वो वाई लिमिटेड का भी डायरेक्टर है, क्या हमारी कंपनी का जो मैनेजर है वो उस कंपनी में भी मैनेजर है, या हमारी कंपनी का जो मैनेजर है उसने उसके 20% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, क्या है, किस तरीके का नेचर है उसका या उसके रिलेटिव का, ये हमें डिटेल में पता होना चाहिए ताकि वो सोच सके कि कल को ये कोई डिसीजन ऐसा तो नहीं ले रहे जहां पे अपने सिर्फ अपने परिवार का फायदा उठाना चाहते हो। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं दूसरी कंपनी का भी डायरेक्टर, मैं चाहता हूं दोनों कंपनी से अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मेरे को दोनों तरफ फायदा मिलेगा, तो ये तो गलत है ना। तो क्या इंटरेस्ट है ये बता दो सबसे पहले तो। एवरी डायरेक्टर, तो नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, कंसर्न क्या है, इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, किस तरीके का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप हमें डिटेल में बताना, किस किस का, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का और तीनों के रिलेटिव्स का, किस किस का, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का और तीनों के रिलेटिव्स का। समझ गए क्या? क्या इंटरेस्ट है आप ये डिटेल में बताना, क्या इंटरेस्ट है आप ये डिटेल में बताना। समझ गए क्या? अगर इंटरेस्ट है और वो ऐसा इंटरेस्ट है कि इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है काम, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे। बट अगर हमें लगता है कि नहीं, कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से सिर्फ इन लोगों को ही, these people will get benefit, not the whole company, so I think we should not enter into these kind of contract. ठीक है? Any other information and facts that may enable members to understand the meaning, scope and implications of the items of businesses to take decision thereof. बाकी तो फिर ऐसे नॉर्मली बोल दिया, नॉर्मली बोलता है। इसके अलावा कोई भी बात हुई जिसकी वजह से मेंबर सोच सकते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसकी डिटेल चली जाएगी। तो हाँ, पहले तो आपने बता दिया डायरेक्टर के इंटरेस्ट के बारे में, मैनेजर के, केएमपी के इंटरेस्ट के बारे में। दूसरा फिर बताता है कि हाँ, डिटेल भेज देना कॉन्ट्रैक्ट की, सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस। Where any item of special business to be transacted at meeting of the company relates to, affects any other company, the extent of shareholding interest in that company of every promoter, director, manager, if any, and every other KMP of the first mentioned company shall, if the extent of shareholding is not less than 2% of the paid share capital of the company, will set out in the statement. ये बोलता है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हमारी कंपनी का जो है प्रमोटर, डायरेक्टर और मैनेजर, अगर उसने उस दूसरी कंपनी के 2% से ज्यादा होल्डिंग ले रखी है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वापस रिपीट करता हूं, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर छोड़ो, रिलायंस ने अपनी ही किसी सब्सिडियरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलायंस ने किसी और कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब रिलायंस किसी दूसरी कंपनी के साथ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है तो हम लोग को चेक करना है कि वो जो दूसरी कंपनी है उसमें रिलायंस के जो डायरेक्टर्स हैं, लाइक रिलायंस के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका कितना इंटरेस्ट है, उन्होंने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। इफ इट इज नॉट लेस देन 2%, मतलब अगर 2% से कम है तो चलेगा, इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े शेयर होल्डर्स हैं, ये लोग खरीद सकते हैं। बट अगर 2% से ज्यादा होल्डिंग है तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा, तो उनका इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ गए क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। Where any item of the business refers to any document which is to be considered at the meeting, the time, place, and where such document can be inspected. तो अगर आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को रीड आउट करना है। क्या करना है? रीड आउट करना है। तो मैं ये भी बता दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स आपको कहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इफ यू वांट टू रीड आउट दोस पेपर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल कहां पे हो जाएंगे? वो अवेलेबल हो जाएंगे कंपनी के हेड ऑफिस में या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। आप जाना, वहां जाके बोलना, वो आपको कॉपी दिखा देंगे, आप जाके वहां पे फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो। और चाहो तो कंपनी की वेबसाइट पे भी हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है, वो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के वहां पे भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। समझ गए? दोनों चीजें दे दी। बोलो, वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट, उसमें कोई डॉक्यूमेंट आया है व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड एट द मीटिंग, जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है, तो टाइम एंड प्लेस बता देना, where such document can be inspected and shall be specified in the explanatory statement, कि कहां पे उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं।
तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या आता है, क्या क्या बातें पे डिस्कशन होने वाला है वो डायरेक्टर्स प्रमोटर डायरेक्टर्स मैनेजर और ठीक है केएमपी का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो ठीक है डायरेक्टर्स प्रमोटर्स मैनेजर्स ने अगर कोई 2% से ज्यादा होल्डिंग ले रखी है तो उसका डिस्क्लोजर जाएगा ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसको वेरीफाई करना है, उसको आप देखना चाहते हो फिजिकली, तो कहां पे कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हो उसकी भी डिटेल्स जाएगी। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, where as a result of non-disclosure or insufficient disclosure if any statement referred to in above shall made by a promoter, director, manager if any or other KMP and any benefit which accrues to such promoter, director, manager or a KMP ठीक है and their relatives either directly or indirectly the promoter, director, manager or KMP as the case may be shall hold such benefit in trust of the company and shall without prejudice to any action being taken against them under this act or under any law of binding force is liable to compensate the company to the extent of benefit received by him। सुनो मतलब बहुत ऐसे पता है होने में तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है बातें, दिखने में ऐसे लगेगी यार वैसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लग रही है। ठीक है ऐसे दिखने में क्या लगेगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से लगेगी, है बड़ी सिंपल सी। देखना जरा क्या होता है ना। ये बोलता है इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। अब हुआ क्या कि डायरेक्टर ने पहले पैराग्राफ में कौन था, पहले पैराग्राफ में थे अपने, आपको पता है पहले पैराग्राफ में कौन कौन थे, पहले पैराग्राफ में थे अपने 3 जने, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी। दूसरे पैराग्राफ में थे प्रमोटर ठीक है, डायरेक्टर और मैनेजर। ये था ना प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर और पहले वाले पैराग्राफ में कौन थे, ये रहा डायरेक्टर, मैनेजर एंड केएमपी ठीक है। तो यहाँ पे अभी कौन आ गया, प्रमोटर भी आ गया साथ में। सो ये 4 लोग हो गए, कौन कौन 4 लोग हो गए, डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर, केएमपी, 4 लोग राइट। अब ये जो 4 लोग है ना डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर, केएमपी, अब इन चारों के बारे में मैं बात करता हूँ ना, इन चारों के बारे में बात करता हूँ। अगर इन्होंने क्या किया, डिस्क्लोजर नहीं किया, मतलब पहले पैराग्राफ में अभी के इन्होंने बताया नहीं कि कोई इंटरेस्ट था या फिर उन्होंने बताया नहीं कि इनकी शेयर होल्डिंग क्या थी, दे डिडंट डिस्क्लोज इट एनीवेयर, नहीं बताया उन्होंने, डिस्क्लोजर नहीं किया। अब क्या होगा बेटा, अगर उन्होंने इस तरीके की बातें डिस्क्लोज नहीं करी है, क्या नहीं करी है, डिस्क्लोजर नहीं दिया है, बात समझना। और अगर उस चीज की वजह से, डिस्क्लोजर नहीं करने की वजह से इनको कोई बेनिफिट हो गया, तो वो जो बेनिफिट हुआ है वो एंटायर बेनिफिट ये कंपनी के ट्रस्ट पे, मतलब एज अ ट्रस्टी मेंटेन करेंगे। वो बेनिफिट इनका नहीं माना जाएगा, वो बेनिफिट माना जाएगा कंपनी का। इनको अगर कोई भी बेनिफिट हुआ तो एंटायर बेनिफिट कंपनी को ये कॉम्पनसेट करेंगे। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? मतलब आपने मुझे कोई बात डिस्क्लोज करी और फिर आपको बेनिफिट हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ये बंदे का इंटरेस्ट है, ये बंदा बेनिफिट उठाएगा। बट मेरे को बिना बताए, कंपनी को इन्फॉर्म करे बगैर, मतलब मेंबर्स को इन्फॉर्म करे बगैर रेजोल्यूशन पास हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपने वो बात नहीं बताई थी जिसकी वजह से आपको पर्सनल बेनिफिट हुआ, तो माने अरे नहीं इसका बेनिफिट नहीं है, तो इसने कंपनी के ट्रस्ट पे मेंटेन कर रखा है एंड ही हैज टू कॉम्पनसेट दैट अमाउंट टू द कंपनी। तो एंटायर अमाउंट उसे क्या करना पड़ेगा, he will be liable to compensate to the company to the extent of the benefit received by him। एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है। If the explanatory statement is vague, गलत था, ट्रिकी था, insufficient था, misleading था, जो भी रेजोल्यूशन पास है वो बैड इन लॉ माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रेजोल्यूशन पास करा गया वो इंफॉर्मेशन अगर वेग गलत थी, वेग थी, आधी अधूरी थी, इनइंफॉर्मेटिव थी, तो उस कंडीशन में अपन अज्यूम कर लेंगे कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। समझ आ गया? बताइए, बोलो कोई ऐसा जिससे समझ नहीं है। आगे सबको समझ में? चलो ग्रेट। नेक्स्ट इज कोरम फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोरम फॉर द मीटिंग। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम कितने लोग चाहिए मीटिंग को वैलिड करने के लिए, कितने लोग चाहिए मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए, वैलिड करने के लिए। कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग बनाने के लिए हमें कितने लोग चाहिए होते हैं उसे कहते हैं कोरम। फॉलोइंग आर द मिनिमम नंबर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 103 फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ द कंपनी, और आर्टिकल्स में भी बता सकते हैं हायर नंबर, मतलब कंपनी चाहे तो ज्यादा कोरम रख सकती है। लॉ ने मिनिमम अमाउंट बता रखा है, तो लॉ ने बोल रखा है भैया ये मिनिमम है, इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे,
ठीक है, उससे ज्यादा चाहो तो बुला सकते हो। कोरम का मतलब होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं या इजी भाषा में समझाऊं तो कोरम का मतलब होता है कि एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए कितने लोग चाहिए, एक मीटिंग में कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि हम वहां पे बैठ के डिस्कशन कर सके, रेजोल्यूशन पास कर सके। तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए, अप्रूवल के लिए कितने लोग हमें चाहिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोरम। क्या कहते हैं उसे? कोरम कहते हैं। अगर एक पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। देखिएगा जरा, है ना, इसका एक चार्ट बनवा देता हूं मैं आप लोग को। अगर कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, तो दो कंपनीज में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है पब्लिक कंपनी और दूसरी है हमारी प्राइवेट कंपनी। अगर कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। 5 members personally present in the number of members on the date of meeting is not more than 1000। ठीक है, तो अगर मेंबर्स कितने हैं? अगर मेंबर्स आर लेस देन 1000 है, कितने हैं? लेस देन 1000। अगर किसी पब्लिक कंपनी में 1000 से कम मेंबर्स है तो उस कंडीशन में कितने लोग चाहिए? उस कंडीशन में 5 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। कितने? 5 members पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट मतलब खुद, बॉडीली प्रेजेंट होने चाहिए, खुद आने चाहिए, उनकी प्रॉक्सीज नहीं, उनका खुद का आना जरूरी है। 5 मेंबर्स का, समझ गए क्या? इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करते हैं। मतलब ये कि कंपनी तो आ नहीं सकती, तो कंपनी नहीं आ सकती। अगर कंपनी ने किसी कंपनी के दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे तो कंपनी नहीं आ सकती, तो कंपनी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी। बैंक नहीं आ सकता, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने या प्रेसिडेंट ने किसी मिनिस्टर ने शेयर्स खरीद रखे तो वो तो नहीं आ सकता, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। समझ गए? आगे लिखा है 15 members personally present in the members of the on the date of meeting is more than 1000, but up to कितने हैं? 5000। तो members कितने हैं? members are more than 1000 but less than 5000। members are more than 1000 but less than 5000, तो उस कंडीशन में कितना होगा? उस कंडीशन में 15 लोग चाहिए हमें। 15 members पर्सनली प्रेजेंट। नेक्स्ट आता है 30 members अगर 5000 से ज्यादा लोग हैं। members are more than 5000। अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? 30 members। समझ आ गया? पर्सनली प्रेजेंट को ऐसे आता है। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? इजी था। बढ़िया। बोलता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो देखो, प्राइवेट कंपनी में तो 2 लोग ही पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में 2 persons पर्सनली प्रेजेंट। सब प्राइवेट में से 2 ही क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं। तो मिनिमम मेंबर्स ही अगर 2 है और कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें सच में ही 2 मेंबर्स हैं, तो उसमें ज्यादा कोरम कैसे आएगी? आप समझ रहे हो? भाई पब्लिक में तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, तो 5 तो आ ही सकते हैं ना। तो उसी तरीके से इसमें मिनिमम 2 ही चाहिए, तो 2 ही आएंगे। एक अकेला बंदा तो कैसे ही आएगा? तो कोलम के लिए दोनों ही आ जाओ भाई। समझ गए? इसलिए इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट में 2 रखा गया है। 1 person कैन बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 1 बॉडी कॉर्पोरेट। एक बंदा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट का। मतलब मैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आईसीआईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरे पास 2 वोटिंग राइट होंगे, मैं 2 बार दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ गए?
In such a case, he is treated as more than one member present in person. ठीक है, for the purpose of quorum. quorum के लिए इसको एक से ज्यादा माना जाएगा. समझ गए? तो दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दो माना जाएगा, तीन को कर रहा है तो तीन माना जाएगा. However, to constitute a meeting, at least two individuals shall be present in person. But एक मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो बंदों का तो फिजिकली होना जरूरी है. दो बंदों का तो फिजिकली होना जरूरी है. मैं 5 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, भाई एक और बंदा चाहिए तेरे साथ. फिजिकली दो बंदे का होना जरूरी है. भले आप 5 को कर रहे हो, ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी, बट फिजिकली तो नहीं है ना प्रेजेंट बंदा. फिजिकली दो लोग का होना जरूरी है. Thus, in case of public company not having 1000 members, with a quorum requirement of 5 members, an authorized representative of 5 body corporates cannot form a quorum himself, but can do it at least one member is personally present. ये तो मैंने बोला आपको कि एक बंदा 5 कंपनीज का, ठीक है, अगर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है, रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है तो वो कोरम नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोरम के लिए हमें एक और बंदे को पर्सनली प्रेजेंट करवाना वहां पे जरूरी है. एक और पर्सन अगर वहां पे पर्सनली प्रेजेंट है तो वो कोरम बन जाएगा, अदरवाइज वो कोरम नहीं बन पाएगा. बताइए समझ आया कि नहीं? The words personally present exclude proxies. Personally present में proxy नहीं आता, ध्यान रखना. कौन नहीं आता? Proxy नहीं आता. However, the representative of body corporate appointed under section 113 or the representative of president and the governor of the state. समझ रहे हो ना? अभी बताया था. ठीक है. Section 112 is member personally present for the purpose of counting of quorum. मतलब गवर्नर प्रेसिडेंट को काउंट करा जाएगा अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है तो, ठीक है, और बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसको काउंट करा जाएगा. मिनिस्टर नहीं, गवर्नर और प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये दो ही लोग के लिए बोल रहे हैं. समझ गए? तो गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट, इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो दे विल बी काउंटेड एज वन. मतलब इनको काउंट करा जाएगा, दे विल बी काउंटेड एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट ओवर देयर. और अगर प्रॉक्सीज है तो प्रॉक्सीज विल नॉट बी काउंटेड. प्रॉक्सी को काउंट नहीं करा जाएगा. जो मेंबर खुद आ सकता है वो खुद ही आए, ठीक है, उसको काउंट नहीं करा जाएगा. इन केस 2 or more body corporates who are members of company are represented by single individual. बता चुका हूं, ठीक है, हो गया ये. ठीक है, ये वही बोल रहे हैं यार कि अगर एक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक बॉडी कॉर्पोरेट काउंट होगी. मैं अगर 2 बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे 2 काउंट करेंगे. 3 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 3 काउंट करेंगे. बकवास. सेम बात कर चुके हैं. The stipulation regarding the presence of quorum does not apply with respect of items of business transacted through postal ballot. quorum कहां पे नहीं होता? postal ballot पे अप्लाई नहीं होता. मतलब ये जो फिजिकली प्रेजेंट होना है नॉर्मली है, ठीक है, बट पोस्टल बैलेट के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता. पोस्टल बैलेट मतलब ऑनलाइन वोटिंग. आप घर से बैठ के वोटिंग दे रहे हो तो कोरम तो क्या ही होती है उसमें. उसमें तो आप घर से दे रहे हो ना, तो मैं मीटिंग में तो आ ही नहीं रहे, तो इसलिए उसके अंदर काउंट नहीं करते. कोरम ऑफ द मीटिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स बताया था 5, नॉट मोर देन 1000, 15,000 से 5,000, 30 एक्सीडिंग 5,000. ऑलरेडी बता दिया. अब ये बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो कोरम. अगर कोरम नहीं है तो क्या होगा? अगर एजीएम है, क्या है? एजीएम है. अगर कोरम हाफ एन आवर में प्रेजेंट नहीं होती, आधे घंटे वेट करेंगे, आधा घंटा वेट करा, आधा घंटा हो गया, कोरम नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न्ड ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस. तो हम मिलेंगे आज ही के दिन, अगले हफ्ते, आज ही के समय, आज ही की जगह. समझ गए क्या बोला मैंने? मतलब आज जैसे कौन सी डेट है? डे है सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, जो भी डेट आएगी वो नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वीक जो भी सैटरडे को जो भी डेट आएगी वो डेट, ठीक है. आज कितने बजे अपन ने चालू करी थी मीटिंग? 11 बजे चालू करी, तो 11 बजे, ठीक है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में. तो मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया. समझ गए क्या? एडजॉर्न कर दिया एक्चुअली. तो इसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग. एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है, एक तो होता है पोस्टपोन. पोस्टपोन का मतलब होता है चालू होने से पहले ही उसको शिफ्ट करना, और एक होता है एडजॉर्न. एडजॉर्न का मतलब होता है कि चालू हो गई, कंप्लीट नहीं हुई है. जैसे मान लो कोई बैच चालू होने वाला था, मैं 15 से चालू करने की जगह 18 को चालू किया बैच, तो उससे कहते हैं पोस्टपोन करना. क्या कहता है उसे? पोस्टपोन करना. और कोई बैच अगर मैं 15 को चालू कर रहा था, 15 को चालू कर दिया, तो डेली जो अपनी क्लास होती है ना, वो एडजॉर्न होती है. क्या होती है? अपनी क्लास एडजॉर्न होती है. अब अपन क्या करते हैं, अगले दिन जब मिलते हैं ना, तो सेशन जो चालू करते हैं, अपनी क्लास जो चालू करते हैं, आगे की टॉपिक से चालू करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? एडजॉर्न कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? एडजॉर्न. कोड भी एडजॉर्न होता है. समझ गए? द मीटिंग शैल स्टैंड एडजॉर्न नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, ठीक है, जो भी डेट आएगी
ठीक है। द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, अगर रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई है तो वो कैंसिल हो जाएगी। रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई है तो वो कैंसिल हो जाएगी। समझ गए क्या? रिक्विजिशनिस्ट मतलब बताया था मैंने आपको, ईजीएम बुलाते हैं, तो अगर उन्होंने ईजीएम बुलाई है और मीटिंग में कोरम नहीं है तो वो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल। बंद कर